पावर डिवीजन की तरफ से पीरियोडिकल एंटी थेफ्ट ड्राइव्स शुरू होती हैं, तो क्या ये जो है, इज इट अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट? आर वी ट्रीटिंग द सिम्टम्स और हम कॉज को तो ट्रीट नहीं कर रहे? आपका इस बारे में आप अपनी राय दे रहे थे, ये काइंडली प्लीज जहाँ सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से जोड़िए। ये बात तो है कि है तो ये सिम्टम ही। अगर ये इदारे पब्लिक सेक्टर में ना होते और प्राइवेट सेक्टर में होते तो इनमें इतना जो चोरी का और टी एंड लॉसेस का जो पोर्शन है वो इतना ना होता। ऑल्दो हमारी कुछ कंपनीज जो है वो पब्लिक सेक्टर में, इट हैज टू बी सेड, आईएसको वगैरह, इनके जो लॉसेज हैं वो बहुत कम है। 8, 9, 8, 8.5% है। और ये शायद कम अगर हुआ भी तो 1, 2% ही और कम होगा। आप इसको कितना कम करेंगे? कीपिंग इन व्यू दी सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट द कंट्री और पॉवर्टी लेवल, तो इसको आप कोई बहुत ज्यादा कम तो नहीं कर पाएंगे। तो ये है तो सिम्टम ही है। असल मसला तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का है और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो जहाँ कंपटीशन की का रोल नहीं है और प्राइवेट मोटिव का रोल नहीं है, तो ये मसाइल डेफिनेट सिम्टम ही है अगर आप देखें। लेकिन एक और चीज जो हम बात कर रहे थे वो आधी रह गई, वो लोकलाइजेशन और इंडिजनाइजेशन वाली बात। मैंने आपसे जो बात की थी वो इट गॉट लिमिटेड टू द इक्विपमेंट साइड। सही। लेकिन एक और साइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी रिसोर्सेज की। मसलन हमारा जो पावर प्रोडक्शन है उसमें एलएनजी बहुत महंगी है। एलएनजी का रोल है। फर्नेस ऑयल अब तक खत्म नहीं हो सका। और हमने जो लोकल जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन थरकोल है। थरकोल के बावजूद हमने 3 इम्पोर्टेड कोल के लगा लिए। तो इम्पोर्टेड कोल और एलएनजी, इन दोनों ने मिलकर पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस पर और टैरिफ की जो एलिवेशन है उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम ये गलतियां ना करते और लोकल रिसोर्सेज यानी थर कोल का हम इस्तेमाल को मैक्सिमाइज करते और ये 3 प्लांट लगाने के बजाय अगर एक ही लगा लेते वक्त की जरूरत के लिए, और 2 प्लांट जो है इनको आप लोकल पर रखते, तो सूरत हाल आज जो है मुख्तलिफ होती। यानी ये जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का हमारा जिया है और फ्लो है, आउटफ्लो है, ये काफी कम होता। सही। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए आइंदा कि बोथ इक्विपमेंट साइड पर हम मुल्क की कोशिश करें कि जो बन रहा है ऑलरेडी उसको खरीदें, और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हम एनकरेज करें कि वो पावर सेक्टर को इक्विपमेंट अपना और पार्ट्स बेचे। और इसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज जो है जिनमें उनमें हम हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज इनको बढ़ाएं, और ऑयल को और एलएनजी को और इंपोर्टेड कोल को खत्म करें। डिजिटलाइजेशन का आपने अभी जिक्र किया है कि डिजिटलाइजेशन, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो ये बताइए कि कहा जाता है जी कि एएमआई, जो मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये मीटर्स लग जाएं तो चोरी बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये मिथ जो है, आप इससे सब्सक्राइब करते हैं? और क्या हम ये अफोर्ड कर सकते असल हैं में धीरे धीरे भी? बात यह है असल में कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। द वे दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड,
इसको अगर आप पूरे, जाहिर है अगर आपको चोरी कम करनी है तो 35 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। अब उनके अगर आप प्रेमिसेस पे लगाना चाहें तो कोई $5 बिलियन की कॉस्ट आती। और वो भी जो दवे, जैसे कि हमने पहले मैंने अर्ज किया, तो वो भी सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट होगी, या मेजॉरिटी 70% जो है, 80% उसमें से कॉस्ट जो है वो फॉरेन कॉस्ट होगी। तो ना तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, और ना हमारे पास ना तो फॉरेन एक्सचेंज है, ना टोटल केपेक्स को फाइनेंस करने की कैपेबिलिटी है। इज इट और ये हम एडवाइजेबल? डोनर्स की, मेरा ये जिमनी सवाल ये जी सर। कि गिवन द फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा क्रंच है, इज इट एडवाइजेबल टू गो फॉर दिस ऑप्शन और शुड वी पोस्टपोन इट फॉर द टाइम बीइंग? इसमें सर, इस प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता था। काफी लोग इस बात के फेवर में हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर्स की ऑटोमेशन और उस पर स्मार्ट मीटर किया जाए। तो उससे ये फायदा होगा कि आप का एक तो इन्वेस्टमेंट, उतने ही इन्वेस्टमेंट में जो इस वक्त आप कर रहे हैं, जिसमें दो कंपनीज का पार्शल, जिसपे स्मार्ट मीटर्स का लगाने का प्रोग्राम है, तो उसी पैसों में तकरीबन आप उस सारे मुल्क के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स और उसकी ओवरऑल डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि यानी अगर आप एवरेज आप एक डीटी पर 200 कंज्यूमर्स भी रख लें, तो समझ लीजिए कि तकरीबन 200 टाइम्स नहीं तो 10 टाइम्स तो फिर केपेक्स जो है वो कम होगा। जी तो जी केपेक्स यानी 5 बिलियन के टोटल से अगर आप 10% उसका लगाएं, $500 मिलियन, तो $500 मिलियन में आपका पूरा काम हो सकता है। यानी आप को एक ऐसी कैपेबिलिटी मिल जाएगी $500 मिलियन में, 1/10 ऑफ द कॉस्ट, कि उसमें आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जहां चोरी हो रही है और लॉसेस ज्यादा है। और फिर आप, जी, ये बताइए कि क्या कंज्यूमर, ये मॉडल हम वो कर सकते हैं कि कंज्यूमर जो कॉस्ट है इसकी स्मार्ट मीटर की, वो डेफर्ड पेमेंट पे वो करे, पे करे? असल में बात वही फाइनेंसेस का है। इस वक्त तो मुल्क में आप देखिए ना, फाइनेंस की कितनी कमी है। और ये जो डोनर एजेंसीज जो हैं, ये पार्शल और पैची वर्क करके चले जाते हैं, और फिर बाद में जो है आप इनके पीछे भागते रहे, तो ये आपके ये दो पार्शल पैची प्रोजेक्ट में आप 5 साल जाया कर देंगे, और उसके बाद फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपका मसला वहीं का वहीं रहेगा मुल्की लेवल पर। और दो कंपनीज में पार्टली और पार्शली जो है, ये जो है असल इशू है फाइनेंस का। अगर आप इस फाइनेंस को 20 साल पे कर दें तो वो तो फिर मसला नहीं है। मगर देखिए, एक बात टाइम का भी है। आप 35 मिलियन कंज्यूमर्स पर ये इंस्टॉलेशन में कितना वक्त लगेगा? ये क्या 2-4 साल में हो जाएगा? नहीं होगा। और फिर पैसों का मसला, $5 बिलियन की फाइनेंसिंग, इवन इफ हम उसको आगे उसकी फाइनेंसिंग के टर्म्स को कर लें, तो फिर भी $5 बिलियन की फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? जी, तो तो यानी कि काफी, उसमें इसका काफी मतलब ये सोचने की कि जरूरत है। कुछ जी जी हमारे कुछ रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर गुल मोहम्मद साहब हैं, एक बड़े अच्छे होनहार एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी एक कोई सिस्टम डेवलप किया है, उसको भी देखा जाना चाहिए कि अगर कुछ एक कॉस्ट इफेक्टिव लोकल सोल्यूशन अगर आ सके। सही। अगर वो ना हो, तो मेरी नज़र में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर्स को आइंदा 3 साल में सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर्स को विद इन द अवेलेबल फाइनेंस ऑफ $500 मिलियन, अगर आप उनको ऑटोमेट और उसको स्मार्ट मीटराइज कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये इट कैन प्ले अ वेरी important role in reducing the both technical losses and uh, the theft. सही। Thank you.
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा, आपने शुरू में इशारा किया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन है ये किसी हद तक क्वेश्चनेबल है, तो कितना अफेक्ट करती है इसकी कंपोजिशन बीओडीज की डिस्कोस या एनटीडीसी या जेनकोस की परफॉर्मेंस पे, और क्या वे आउट है, कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए अंडर द न्यू असल में एसओई वो एक्ट। बात बात पॉलिटिकल सिस्टम की है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में कंपटीशन नहीं है, तो वो लैक ऑफ कंपटीशन जो है वो नीचे लेवल पे आता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स में इशू है, सब सब जानते हैं कि ऑल बोर्ड मेंबर्स आर नॉट रियली केपेबल और एफिशिएंट, और दे डोंट, मेजॉरिटी नहीं तो बड़ी अच्छी खासी उनकी शेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स जो हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग द फंक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। पार्टली पार्टली ये भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कहते हैं कि साहब हमें पावर ही नहीं दी जाती। मिनिस्ट्री जो है वो पावर सेंट्रलाइज करती है, और हर इशू को हमें जो है मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली, इट अप्रोचेस डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री एंड बाईपासेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मसला एक जगह नहीं है, मसले कई जगह हैं। तो इन सब चीजों, बात यह है कि ये भी बात बहुत पुरानी हो गई है। लोग कहते इनएफिशिएंसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका मसला फाइनली, इन सारे मसाइल का हल प्राइवेटाइजेशन। आप प्राइवेटाइज कर लें तो उनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसमें कुछ गवर्नमेंट के भी होंगे, जाहिर है, क्योंकि ये एक सेमी कंट्रोल्ड आफ्टर ऑल सेक्टर है। ये बिल्कुल आनन फानन में तो इमिडिएटली तो ये डीरेगुलेट पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो इसलिए यह है कि या सही। थैंक यू। पीआईए की जो बैलेंस शीट है इसको क्लियर करके इसको तैयार कर दिया गया है फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसके जितने भी लॉसेस थे उनको पार कर दिया गया कहीं और। क्या ये मॉडल डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन में रेप्लिकेट हो सकता है? इज इट वर्केबल? मेरे ख्याल में पीआईए का तो बहुत एक्सट्रीम केस है ना जनाब। इसमें पीआईए मेथोडोलॉजी जो है उसका पार्शली उसको आप ले सकते हैं। मसलन आप लोन्स जो हैं, कुछ डेट जो है उसको गवर्नमेंट जो है ओन करके उसके बॉन्ड्स फ्लोट कर सकती है। और तो पूरा पूरा डेट नहीं, बल्कि कुछ डेट जो है, ताकि उसकी एक्विटी जो है, जो नेगेटिव एक्विटी है उसको प्लस में ले आया जाए या जीरो पर ले आया जाए। तो अब ये जरा डिटेल की चीजें हैं, इनको एक छोटे से इंटरव्यू में जरा मुश्किल है पूरे मामलात को फाइनेंशियल, लेकिन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बहरहाल कुछ हद तक जो है करनी पड़ेगी, ऑल्दो नॉट टोटल मॉडल अडॉप्शन ऑफ पीआईए। सही। अनअफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, क्या जादू की छड़ी किसी के पास है कि बिजली की कीमतों में मुस्तकबिल करीब में एक मुनासिब कमी लाई जा सके? क्या ये मुमकिन है? देखिए, जादू की छड़ी तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि कुछ, यानी कोई मेजर रिडक्शन की तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ रिडक्शन हो सकता है बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। डिमांड जो है वो आप जैसे कि सबको मालूम है कि डिमांड जो है वो कम हो गई है, पार्टली ड्यू टू इकोनॉमी कंडीशंस और पार्टली ड्यू टू हाई टैरिफ। तो उसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो टैरिफ को कुछ इस तरह मैंने एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिसके जरिए टैरिफ को कम किया जाए, डिमांड बढ़ाया जाए, और डिमांड जब बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगी
तो टैरिफ कम होगा। तो ये एक अप्रोच है। मसलन आप देखिए कि फॉर एग्जांपल नाइट टाइम जो है वो पावर यूटिलाइजेशन कम होती है, तो आप कुछ इंसेंटिव्स नाइट टाइम यूटिलाइजेशन के दे सकते हैं, या और ऐसे पीरियड लाइक वीकेंड, उसमें जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो अगर आप इसके लिए कोई, इन पीरियड्स के लिए जिनमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, उनमें अगर आप टैरिफ कम करें तो इंडस्ट्री जो है, और इंडस्ट्री को ये, आप एक्सपोर्ट सेक्टर को और इंडस्ट्री को इन टाइम स्लॉट्स में आप अगर उनको एलोकेट करें ये कैपेसिटी जो है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ सकती है, और इस तरह टैरिफ कुछ कम हो सकता है। तो ये वन ऑफ द एनी इमीडिएट सोल्यूशन, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अगर आप 10-15%, 10 से 15% भी अगर आप एक्सपोर्ट सेक्टर, नॉट द टोटल वन, टोटल तो अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल सेक्टर को तो अगर आप देखें तो बहुत, यानी बहुत ज्यादा कमी है, यानी ऑलरेडी पहले से ही बहुत कंसेशनल रेट पर जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, और जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। मुल्क में पॉवर्टी है, गुर्बत है, तनख्वाहें कम हैं, तो आप फुल टैरिफ चार्ज ऑन ऑर्डिनरी पीपल, वो तो आप कोई सही दिमाग आदमी, सही अकल आदमी जो है उसको प्रमोट नहीं कर सकता। तो तो रेजिडेंशियल का तो मामला ये है कि वो तो जो अमीर लोगों का सेक्टर, वो ऑलरेडी आपने इतना बढ़ा दिया है कि मजीद उसको आप क्या बढ़ाएंगे। तो बात जो इमीडिएट थोड़ा बहुत सोल्यूशन जिसमें शायद 10-15% एक्सपोर्ट सेक्टर का टैरिफ कम किया जा सके, वो इन दो, वो टाइम टैरिफ जो है उसको इस्तेमाल करते हुए शायद इमीडिएटली कुछ किया जा सके। और दूसरा जो मीडियम टर्म, यानी 3 साल के अरसे में जो चीज़ की जा सकती है, वो ये है कि आप इम्पोर्टेड कोल जो है उसको लोकल कोल में, वो प्लांट्स जो है 3, इनको अगर आप कर लें तो बहुत सस्ती बिजली आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है। इस पर काफ़ी काम हो चुका है, और अगर इस पर तवज्जो दी जाए और इन्वेस्टर्स को कायल किया जाए और उनको कुछ चाइना में, आपको मालूम है कि ये सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं, जी जी बिल्कुल। और चाइनीज गवर्नमेंट को से अगर बात की जाए तो शायद ये, तो इससे दोनों फायदे हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट भी कम हो जाएगा, और टैरिफ जो है वो भी कम हो जाएगा। सर्कुलर डेट, ये बुक्स में तो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीज है, लेकिन ये एक तासुर ये है कि इसमें जो रिकवरेबल है वो हार्डली 300 बिलियन रुपीज तक है। तो ये जो फिगर है 2.7 और ये 300 बिलियन, ये इस बारे में आपकी क्या राय है कि ये वाकई इतना सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का? असल में इस पर मैंने कोई डिटेल्ड डेटा उस तरह का नहीं देखा कि मैं कह सकूं कि फला फला जो है वो रिकवरेबल है, फला नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल्स का है और लॉसेस का है, जो और लॉसेस ड्यू टू रिसीवेबल्स हैं, तो रिसीवेबल्स के बारे में क्वेश्चन होता है हमेशा कि रिसीवेबल्स के बारे में आ, कहा जाता है कि रिसीवेबल्स 1.8 ट्रिलियन है, और रिकवरेबल जो रिकवरी हो सकती है वो तकरीबन 300 बिलियन। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मैं सिर्फ क्वालिटेटिवली अर्ज कर सकता हूँ कि रिसीवेबल्स में बड़ा ये ओपन क्वेश्चन होता है कि वो कितने वसूल किए जाएंगे। तो अगर आपके नंबर ये सही हैं, 300 बिलियन, तो अगर ये सही है तो जाहिर है फिर ये रिकवरेबल पोर्शन जो है टी एन डी लॉसेस का, ये उतना नहीं होगा जितना कि है। सही। जी हाँ।
एक्स चेयरमैन नेप्रा, वो उनके ख्याल में जो CTBCM है ये नेप्रा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। और वो कहते थे कि इस कामयाबी की वजह से मैं पावर सेक्टर का मुझे कायदे आज़म कहना चाहिए। तो ये CTBCM, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये वर्केबल है, और क्या मुस्तकबिल करीब में इसमें ये जो है ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो एक तासुर है जी कि ये एक इनकलाब ले आएगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, आम सारिफ को कोई फ़ायदा होगा? असल में आपकी हंसी ने मुझे, स्माइल ने आपकी मुझे कुछ हिम्मत दी है कि मैं इसके बारे में कुछ गिला शिकवा अर्ज करूं। बात यह है कि मैं तो शुरू से ही ये इनका जो ये CTBCM का जो मॉडल है उसके बारे में काफी स्केप्टिक रहा हूं। और आपने देख लिया, मैं यही कहता था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि स्टडीज कोई, वो खुद चेयरमैन साहब ने फरमाया एक दफा कि स्टडीज इतनी हुई हैं कि अगर आप उन्हें स्टैक अप करें तो वो 6 फीट ऊंचा कॉलम बन जाता है। तो इतनी स्टडीज हो चुकी हैं और पैसा उसमें लग चुका है। और आप देख रहे हैं कि CTBCM पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आ, ये अब ये प्रोग्राम का शायद एंड है, और इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ चंद सीधा सीधा बातें अर्ज करूंगा। देखिए, आप इंडिया के एग्जाम्पल लीजिए। वो हमसे, आपको देखते हैं कि पावर सेक्टर में कितने एडवांस्ड हैं और कितना उनका पावर सेक्टर बड़ा है। उन्होंने अभी तक ये CTBCM टाइप का मॉडल इख्तियार नहीं किया। उन्होंने स्पॉट मार्केट जो है वो शॉर्ट मार्केट का मॉडल अडॉप्ट किया है। और उसमें जो भी एक्सेस बिजली कहीं से भी अवेलेबल है वो स्पॉट मार्केट के अंदर कोट होती है, उससे एक प्राइस डेवलप होती है। और जो खरीदने वाले हैं वो अ, उस स्पॉट मार्केट से खरीदते हैं। ऑल्दो उस स्पॉट मार्केट का जो पेनिट्रेशन रेट है वो वहाँ शायद 2% से ज्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तदा तो हो चुकी है। हम तो जीरो पर हैं और शायद जीरो पर ही रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो ये CTBCM में थोड़ा सा इनको कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और एक मोर फ्लेक्सिबल मॉडल, जैसे कि मैंने अर्ज किया स्पॉट मार्केट का। स्पॉट मार्केट के लिए इस वक्त हमारी इकोनॉमी तैयार है। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो स्पॉट मार्केट जो है वो उसको इंस्टॉल कर सके, स्पॉट मार्केट मॉडल को। तो अब वो देखे ना, अभी ये विलिंग विलिंग प्राइस पर ही अटके हुए हैं। ऑल्दो स्पॉट मार्केट में भी इस विलिंग विलिंग प्राइस का मसला जो है उसको हल करना पड़ेगा। लेकिन मेरी नज़र में, मेरी दानिश में CTBCM के बजाय उसको रखें। मैं अभी ये जरा काफी डिस्प्यूटेड मसला है, उसको अभी रख लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पॉट मार्केट जो है उसको ये अडॉप्ट करें, और फिर देखें कि स्पॉट मार्केट और CTBCM दोनों पैरेलल किए जा सकते हैं या नहीं, और CTBCM से फिर ट्रांसफर चीजें स्पॉट मार्केट पर हो सकती हैं या नहीं। तो CTBCM में मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म करने की जरूरत है। और इस पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक थर्ड पार्टी इसका इवैल्यूएशन कराया जाए, और इसका देखा जाए कि कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट हैं, और उनको किस तरह सही किया जा सकता है। और लेकिन एक और चीज भी है कि साथ ही साथ हमको प्राइवेटाइजेशन भी लानी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन बगैर डीरेगुलेशन जो है वो कुछ इतना ज्यादा जो है कारामद शायद ना हो पाए। तो ये दोनों चीजें पैरेलल हमें चलानी पड़ेंगी, प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन। थैंक थैंक यू। यू। नेप्रा एज अ रेगुलेटर
Is it really independent or is it an extension of the federal government? हाँ, देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में चूंकि सेंट्रल कंट्रोल है और हर चीज सेंटर से ही चलती है। यहाँ अगर आप आज़ादी भी दे दें लोगों को तो वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करते। आप अगर अपने नीचे वाले आदमी को कुछ पावर्स दे दें तो वो भी फिर आपको आके पूछता है फिर भी कि सर ये जरा मैंने सोचा, आपने मुझे ये पावर्स तो दे दी हैं मगर मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ मशवरा कर लूं। तो वो कहने बता का तेरी मकसद है रजा कि क्या है? यहाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो वो पार्टली अब चूंकि बात यह है कि चूंकि गवर्नमेंट पैसा देती है, सब्सिडी देती है, तो जो पैसा लगाएगा उसका कंट्रोल भी होगा। और चूंकि पॉलिसी जो है, रेगुलेटर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो नेपरा जो है वो कैलकुलेशन ही कर सकता है जो वो करता रहा है। और बाज़ औक़ात कैलकुलेशंस भी मुनासिब नहीं की नेपरा ने। मसलन आप देखिए कि जो टैरिफ अवार्ड किए गए जिसमें अपफ्रंट टैरिफ है, वो अपफ्रंट टैरिफ में अब ये टाइम नहीं है। अपफ्रंट टैरिफ जो है वो मेरी नज़र में वो वो ज्यादा दिए गए। और वो नेपरा जो है वो जो पिटिशनर है उसी के डेटा को प्लस माइनस करके नेपरा हैज बीन अवार्डिंग टैरिफ। तो अपफ्रंट टैरिफ जो दिए गए हैं वो मेरी नज़र में वो ज्यादा थे। और वो उसमें हैड नेपरा शोन इट्स टीथ और इन्फ्लुएंसेस को नेपरा की उस वक्त की मैनेजमेंट जो है अगर वो इन्फ्लुएंस में ना आती सेलर्स के तो टैरिफ कुड हैव बीन लोअर। थैंक्स। सही। आजकल डिक्लाइनिंग जो डिमांड है इसकी वजह से कुछ डिस्कोस वो दे आर वेरी वरिड। और एक नई बहस अभी शुरू हुई है जी कि इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो जो रिन्यूएबल्स की इंडक्शन, स्पेशली वो रूफ टॉप सोलर्स का बड़ा जिक्र कर रहे हैं और आजकल उसके टैरिफ्स का, टैक्सेस का ये इश्यूज रीसरफेस हो गए। तो ग्रिड की स्टेबिलिटी और ये जो डिक्लाइनिंग डिमांड है इसमें आरईज का क्या, कितना कंट्रीब्यूशन है? तो इसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो डिस्को वाले जो बात कह रहे हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ तो है कि यानी अ, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए तो और उनकी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल ना हो तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो कम होगा ना। और इसीलिए फिर वो ये बात की जा रही है कि इस वक्त जो है वो जो रूफ टॉप सोलर की जो टर्म्स हैं वो ज़रा लुक्रेटिव हैं। और इनको कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि गवर्नमेंट का एक पावर डिवीजन का प्रपोजल है कि उसको कुछ थोड़ा बहुत उसको रिफॉर्म करें। तो आपके ख्याल में गो स्लो वाली पॉलिसी होनी चाहिए या आर्जी तौर पर कोई स्टॉपर लगाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में इमीडिएट देखिए एब्रप्ट पॉलिसी एक्शन जो है वो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनको ग्रेजुअली लेना होगा, कुछ उसको आहिस्ता आहिस्ता जरा ट्रिम करें। और उनके जो टैरिफ है उसको भी जरा कुछ ग्रेजुअली मॉडिफाई किया जाए। और बिल्कुल ड्रास्टिक एक्शन जो है वो लेना जो है वो मुनासिब नहीं है। कहीं भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। न तो एक्सेसिव टैरिफ अच्छी चीज है, ना उसको अब्रप्टली खत्म करना जो है वो भी मुनासिब है। आफ्टर ऑल लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो टाइम फ्रेम भी एक होना चाहिए जिसमें ये टैरिफ की एडजस्टमेंट्स की जाए। सही। बस हमारे आखिरी दो क्वेश्चंस
हमारी जो, जैसा पहला जिक्र हुआ है कि जो प्रोक्योरमेंट है हमारी 80 to 90% वो हम वो होती है फॉरेन एक्सचेंज में हम करते हैं, बाहर से होती है। तो इसमें जो डोनर एजेंसीज हैं या आईएफआईज हैं उनके लोन्स इन्वॉल्व हैं। और हमने ये देखा है कि उनकी यूटिलाइजेशन में जो ड्यू डिलीजेंस है वो हम नहीं करते। वो हमारे एक तासुर है जी के जो भी लोन्स हैं वो बस फंडिंग है तो बेदरेग उनका वो किया जाए। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपने चूंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस पे आपका बड़ा वो काम किया हुआ है, तो इसमें आप क्या राय देंगे कि किस तरह का वो होना चाहिए, किस तरह प्रायोरिटाइज किया जाए जो फॉरेन एक्सचेंज और डोनर एजेंसीज इनकी तरफ से जो हमें फंडिंग होती है उनकी यूटिलाइजेशन के बारे में क्या एडवाइजेबल है? असल में हमारा जो कैश फ्लो मॉडल जो है ना जी, पावर प्रोजेक्ट्स का, वो कैश कैश बेस्ड रहा है। मसलन पहले साल का जो पहले साल में जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट पेबल है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी 25-30% वो एवरेज से ज्यादा होता है। तो हमने जो हमारा टैरिफ मॉडल है उसमें हमने अपफ्रंट पेमेंट जो है 10-12 साल में हम पूरे इतने बिलियंस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स को हम शेड्यूल करते हैं। मेरी नज़र में अगर आप टैरिफ को और फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज को कम करना चाहते हैं तो अपने डोनर से आप इनको 20 साल में बजाय 10-12 साल में के रिपेमेंट में इसको 20 साल तक इसको रीनेगोशिएट करें और इसको 20 साल में इसको एक्सटेंड कराएं। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि कैश फ्लो जो है हमारा अप फ्रंट और इस वक्त जो पेमेंट लाइबिलिटी है वो कम हो सकती है। और ये कोई मेरा अपना कोई आइडिया नहीं है, ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑलवेज डन, और ये एक वाइडली प्रैक्टिस्ड ये एक तरीका है। और हमारे जो डोनर्स हैं वो कुछ मल्टीलैटरल डोनर्स तो ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल एडीबी का जो लोन है वो 20 ईयर्स का लोन होता है और 2% पर होता है अमूमन, ऑल दो 4-5% वाला भी है। तो ये जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं इनका तो 20 साल की टर्म्स होती हैं। तो हमारे जो और बायलैटरल डोनर्स हैं उनसे भी हम नेगोशिएट कर सकते हैं कि ये जो रीपेमेंट शेड्यूल है इसको हम कम करें। तो इससे टैरिफ में भी कमी आएगी और इससे कैश आउटफ्लो और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ये भी कम हो जाएगा। आप देखते होंगे कि हम वी हैव बीन डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स टू सीपेक प्रोजेक्ट्स, जी जी। और ये चाइनीज की एक हमारे साथ हमदर्दी है कि वो इसको लाइटली ले रहे हैं। और थ्री हमें हंड्रेड बिलियन थ्री हंड्रेड बिलियन रुपीज उन्हीं से आउटस्टैंडिंग हम है। अगर उन्हीं से अगर हम उनको हम डिफॉल्ट करने के बजाय अगर हम उनसे नेगोशिएट करके अगर हम इसको रीस्ट्रक्चर करा लें जी जी तो शायद बेहतर होगा। आपने कुछ फरमाया बीच में, मैं जी नहीं जी। सुन बस सका। ये, वी आर रनिंग ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम। आखिरी क्वेश्चन ये, चूंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के फोरम से इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, तो आप इंजीनियर के लिए आपका जो पैगाम है, आपने एक लंबा तजर्बा है आपका पावर सेक्टर में, तो हमारे जो इंजीनियर्स हजरात हैं वो बैकबोन है पावर सेक्टर की, तो उनकी परफॉर्मेंस से क्या आप मुतमईन हैं और उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, हर आदमी, एवरीबॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। तो हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा होती है, मुल्क में होते हैं तो वो ड्यू टू पार्टली ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस एंड पार्टली ड्यू टू our own factors, we have not been up to the mark. तो हमें चाहिए अपनी अपनी जगह पर हम जहाँ जहाँ हैं अपने जॉब्स को और अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली जो है वो अ, अदा करें। और मेरी एक मैसेज ये होगा अपने सारे इंजीनियर्स को कि मुल्क में के लोकलाइजेशन और इंडिजनाइजेशन पर तवज्जो दें।
और इसमें इंजीनियर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में हो। और वो ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें वो एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करेंगे तो इस मुल्क और कौम के लिए बहुत बेहतरी का सबब होंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सैयद अख्तर अली साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं IEEE की तरफ से आपका कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे सवालात के बड़े तसल्ली बख्श और तफसील से जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुस्तकबिल थैंक यू जनाब। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी थैंक यू आपकी फॉर तजुर्बात इनवाइटिंग। से मुस्तफीद हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।